नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, हमारी जो एलपीपी होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो द डिफरेंट चेंजेस पॉसिबल, जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आती हैं चेंजेस होने की, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारी चेंज आती है चेंज इन कॉस्ट वेक्टर। तो चेंज इन कॉस्ट वेक्टर में दो टाइप है, जिसका नाम क्या है, नॉन बेसिक और बेसिक। ठीक है ना। नॉन बेसिक में देखेंगे हम और बेसिक में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आएंगी। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक होगा चेंज इन कांस्टेंट। तो चेंज इन कांस्टेंट में देखेंगे कि हमारे पास चेंज इन कांस्टेंट में क्या क्या, चेंज इन कांस्टेंट में क्या क्या बदलाव आते हैं। फिर चेंज इन कांस्टेंट के आपके तीन टाइप है। क्या क्या है, एक है चेंज इन कांस्टेंट, दूसरा है एडिटिंग वेरिएबल, और तीसरा है डिलीशन ऑफ वेरिएबल, चौथा है चेंज इन एक्टिविटी वेक्टर। तो ये आपके इसके तीन टाइप हैं। और चौथा है आपका जो इसका डिफरेंट चेंजेस पॉसिबिलिटीज में एक और है, जिसका नाम क्या है, चेंज इन आरएचएस वेक्टर। ठीक है, आरएचएस वेक्टर में क्या चेंज आता है। तो इसी अनुसार सबसे पहले हम कॉस्ट वेक्टर का एग्जांपल लेके देखेंगे। फिर उसकी अगली वीडियो में मैं आपको चेंज इन कांस्टेंट की वीडियो बना के बताऊंगा, या चेंज इन आरएचएस वेक्टर की बता दूंगा। फिर उसके बाद हम चेंज इन कांस्टेंट वेक्टर्स के अंदर एग्जांपल लेकर उसको समझेंगे। तो आइए हम दूसरे उसमें चलते हैं, जिससे कि आपको मैं पहले कॉस्ट वेक्टर बताएंगे कि कॉस्ट वेक्टर क्या होता है, उसको वो हम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर, कि एलएलपीबी में कॉस्ट वेक्टर को कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास मिनिमम ऑफ जेड दे रखा है। वो क्या दे रखा है, -2x1 -4x2 -3x3 सब्जेक्टेड टू x1 + 4x2 + 3x3 इज लेस देन 240, 2x1 + x2 + 5x3 इज लेस देन 300। और हमारे को दे रखा है इफ द कॉस्ट वेक्टर c इज इक्वल टू -2 -4 -3, जो कि आपको मिनिमम ऑफ जेड में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, -2 -4 -3, ये हमारे पास क्या है, ये कॉस्ट वेक्टर है। इसको हमें चेंज कर देना है, मतलब इसमें चेंज लाना है। वो क्या चेंज है, वो हमें क्या करना है, उसमें चेंज लाना है, -1 -4 -4 लाना है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास कॉस्ट वेक्टर ये है, जिस जो मिनिमम ऑफ जेड दे रखा है, हमें इसमें चेंज लाकर ये निकालना है। फिर उसके बाद उसका फाइंड द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हमें इसका क्या, फिर उसके बाद जब इसके अंदर चेंज ला देंगे तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है, जब तक हमारे को इस एलपीपी को मैक्सिमम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं मैक्सिमम ऑफ जेड निकाल लेता हूं। तो मैक्सिमम ऑफ जेड क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, 4x2 हो जाएगा माइनस प्लस 3x3 हो जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्टेड टू x1 + 4x2 + 3x3 है। इसमें मैं एक वेरिएबल ऐड कर देता हूं, जिसका नाम मैंने बोल दिया s1, जो कि क्या है, आपका स्लैक वेरिएबल है। यहां पर आ जाएगा 240। फिर इसी तरीके से 2x1 + x2 + 5x3। फिर मैं इसमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देता हूं, 300 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। और ये हमारे को बोल रखा है कि जो x1 और x2 है और x3 है, ये क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से x1 और s2 भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और यहां लिख देना s1 और s2 क्या है, आर स्लैक वेरिएबल्स। ये क्या है, स्लैक वेरिएबल्स हैं। तो आइए हम देखते हैं इनिशियल टेबल में। आइए हम इनिशियल टेबल की ओर नजर करते हैं। तो हमने सी जेड तो लिख ही लिया है। सी जेड क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑफ जेड में लिखते हैं, वो मैंने सी जेड लिख लिया है। ठीक है ना। अब आगे हमारी बी की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू आप लिख लीजिए। तो बी की वैल्यू आपके पास स्लैक वेरिएबल्स हैं, S1 और S2 मैंने यहाँ लिख लिया, S1 और S2। और उसके साइड वाली वैल्यूज आपकी क्या है, साइड वाली वैल्यूज वो लिख लीजिए। पहले तो सी बी लिख लीजिए। सी बी क्या होता है, S1 के ऊपर क्या है 0 और S2 के ऊपर क्या है 0। और एक्स बी की वैल्यू क्या है आपकी 240 और 300। तो यहाँ पर 240 और क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। x1 की वैल्यू आपके पास 1 और 2 है, तो यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ 4 और 1 है, तो 4 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 5 है, 3 5 आ जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर S1 है तो 1 आ जाएगा, नीचे में है नहीं तो 0।
इसी तरीके से S2 में भी। अब आगे हम चलते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हम इसको पहले सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपलेक्स मेथड आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो में भी समझ सकते हैं, मगर आप पिछली वीडियोस देख के आएंगे तो आपको थोड़ा सा इजी होगा इस क्वेश्चन को समझने में। तो आइए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम SZ निकालते हैं। SZ क्या होता है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो 0 को 0 से, 0 को 1 से, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो क्या आएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ये आपको पता ही है कि जो ZJ होता है, मैंने आपको पहले बताया है, ये होता क्या है, ये होता है XJ, मतलब XJ ये वाली वैल्यू, और ये होती है CB इंटू CB, मतलब XJ की वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब यहाँ पर पहले X1 के साथ XB को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब समेशन होता है। इसी तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, फिर ऐड कर दिया, वो लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, वो लिख दिया। इसी तरीके से तो ये हमारे 0 0 आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा, ZJ माइनस CJ, ठीक है। ZJ माइनस CJ, इसको इससे माइनस करेंगे, -2, ये आ जाएगा -4, -3, 0 0। इसमें सबसे नेगेटिव वैल्यू आपको दिख रही है -4 है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका इनकमिंग हो गया। ये क्या हो गया, आपका इनकमिंग कॉलम हो गई, और इनकमिंग कॉलम का नेम क्या है, X2। और आउटगोइंग आपको पता है हमें कैसे देखनी होती है, आउटगोइंग रो देख लेते हैं। आउटगोइंग रो आपकी यहां से देखी जाएगी, किसमें से, इसके अंदर से। तो हम क्या करेंगे, आपको दिख ही रहा है XB अपॉन XI। तो 240 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 60। इसी तरीके से 300 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 300। और बस आपके पास यही वैल्यू है। इसका मतलब इनमें से मिनिमम वैल्यू बोली है, मिनिमम। तो मिनिमम आपको दिख ही रहा है, क्या है, 2 ये 60 आई है, 300 तो बड़ा ही है ऑफकोर्स। तो ये आपकी क्या आ गई यहाँ पर, आउटगोइंग रो। ये इसका नाम क्या है, S1। और आपके पास की एलिमेंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 4। तो आपका की एलिमेंट क्या आया, की एलिमेंट आ गया आपके पास 4, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आइए हम सेकंड इनिशियल टेबल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड इनिशियल टेबल में हमारे पास आपको पता ही है कि इनकमिंग कॉलम क्या है, X2। तो X2 हम यहाँ लिख देंगे S1 की जगह पे, यहाँ S2 का S2 ही रहेगा, ठीक है ना। S1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, X2 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये देख लीजिए, CB क्या होगा, जो X2 के ऊपर लिखा होता है वो CB होगा। इसी तरीके से S2 आपका 0 का 0 ही होगा। और यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर 240 है। अब आपको ये पता है, सबसे पहले तो की एलिमेंट हमारा क्या है, 4 है। तो हमारे को की एलिमेंट आपको पता है हमेशा क्या 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा दूंगा R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 240 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं जब 1/4 करूंगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये 1/4 हो जाएगा। ये 0 0 रहेगा। अब अगली वैल्यू क्या है, 300। अब आपको पता ही है कि जो की एलिमेंट होता है उसके नीचे वाले को मुझे क्या करना होता है, 0। तो यहाँ पर आपका ये देखो, ये 1 बन गया है, ठीक है। ये 1 बन गया है। अब नीचे वाले को मुझे क्या करना है, 0। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 माइनस R1 कर दूं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कर लेते हैं। तो देखो आपके पास यहाँ पर 60 है, उसमें 300 को मैं माइनस करूंगा। यहाँ पर R2 आपकी ये वाली है और R1 आपकी ये वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 300 में 60 माइनस करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 1/4 माइनस कर देंगे। 2 में से आपका 1/4 माइनस किया तो ये हो गया आपका 8 माइनस 1/4। तो ये आपका हो जाएगा 7/4। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 7/4। तो यहाँ पर अब देखिए 1 में से 1 माइनस हो गया, 1 ये यहाँ पर 1 है और ये 1 है, माइनस हो गया तो क्या आ गया, 0, ठीक है। ये 0 ही बनाना था हमें यहाँ पर। अब यहाँ क्या वैल्यू आपके पास, 3/4 है। यहाँ पर 3/4 है, ठीक है। अब ये 3/4 को आपको माइनस करना है किससे, 5 से। तो 5 माइनस 3/4 तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, 17/4। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 17/4। अगली वैल्यू देखिए आपके पास यहाँ पर है
1/4 को आपको किससे माइनस करना है, 0 से। 0 से 1/4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, आपको पता ही है। फिर यहाँ पर वैल्यू आपकी 0 है, तो जो जैसे का जैसा है वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि किसी से भी 0 को माइनस करो प्लस करो आएगा तो 1 ही, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे, ZJ माइनस, अब फिर क्या निकालेंगे, ZJ निकालेंगे, ठीक है। ZJ कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड कर देना। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ मैं ओनली क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इस 4 को मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसको 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, ठीक है ना। और ऐड भी कर रहा हूँ क्योंकि नीचे वाली 0 है, तो 0 को क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो वही चीज ऊपर वाली वैल्यू बचेगी, तो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ZJ माइनस CJ क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कीजिए। तो 1 में से 2 को माइनस किया तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको दिख सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या है, -1 है। 0 0 ये तो सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, इनकमिंग हो गई। तो इस बार हमारी जो इनकमिंग बन गई है वो कौन सी इनकमिंग कॉलम क्या बनी है, इनकमिंग कॉलम कौन सी है, X1, ठीक है। और आउटगोइंग कौन सी है देख लेते हैं, अभी चेक करेंगे हम। आउटगोइंग रो कौन सी बनी है। आउटगोइंग रो बनाने के लिए तो सबसे पहले हम उसे डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको पता ही है। तो XB/XI, इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, 60 डिवाइडेड बाय 1/4, डिवाइड करेंगे 1/4 को तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। अगली क्या है, 240 इंटू 7/4 है ना। तो ये ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। डिवाइड ही करना होता है ना, तो ये कर दिया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 069/7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्या है, ये वाली वैल्यू है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इन दोनों में आपको ये देखना है कि कम वैल्यू कौन सी है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 7 1 पे, देखो आपको सब 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 कुछ पॉइंट पे ये कटेगा। इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ये वाली है, तो ये आपका यहाँ से मूव कर जाएगा। इसका मतलब S2 आपका यहाँ से मूव कर गया, ठीक है ना। तो S2 आपका क्या होगा, क्योंकि जब 7 से हम 960 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ पे कट रहा है, और ये वैसे भी पहले आपको पहला ही डिजिट 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कम है इस वाली वैल्यू से। तो कम वाली मिनिमम ही लेना होता है, इसलिए हमारा ये आउटगोइंग रो हो गया। आउटगोइंग रो क्या है, आपके पास S2 है, ठीक है। अब आपका की एलिमेंट देख लेते हैं हम यहाँ पर। की एलिमेंट क्या होता है, तो की एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 7/4 आपका की एलिमेंट है। तो हम इसको 7/4 को हम क्या की एलिमेंट के रूप में लिख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, इनिशियल टेबल है। तो हमारे पास थर्ड इनिशियल टेबल हमने बना लिया है। अब देख लेते हैं। तो हमारे पास इसमें X1 हमारा इनकमिंग था, तो X2 की जगह पे S2 की जगह पे मैं S1 लिख दूंगा, और X2 था वो तो X2 ही आ जाएगा। मतलब S2 की जगह पे क्या लिखना है, X1 लिखना है, सॉरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास X1 आ जाएगा, ठीक है। अब X2 की आपके पास देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 4 है, और X1 के ऊपर क्या है, 2 है। ये तो हमने लिख लिया। अब आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास की एलिमेंट क्या है, 7/4 है। तो आपको पता है कि की एलिमेंट को हमेशा क्या बनाना होता है, 1। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, R2 के अंदर ऑपरेशन लगाऊंगा और 4/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 में। तो देखते हैं हमारे को 4/7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। तो ये आपके पास क्या है, 240 है। 4/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 960 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी देख रखा है, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है आपके पास, इसके पास मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, आपको पता ही है। फिर अगली वैल्यू 0 है, तो उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस पे करेंगे तो ये क्या है, 17/4 है, और हमें किससे करना है, 4/7 से करना है। तो ये हो जाएगा 17/7 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 17/4 इंटू क्या बोल रहा हूं मैं, 17 नहीं, सॉरी 7/4 है। 7/4 है यहाँ पर आपके पास। 7/4 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 4/7 को, तो ये तो आपका 1 हो गया। यहाँ पर है 17/4, तो जो 17/4 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/7 से।
तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 17/7, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा 17/7। अगली वैल्यू क्या है -1/4, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/7 इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको पता, सॉरी 1/7 नहीं 4/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4/7 आ जाएगा, क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है ना। इससे R2 में मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास कुछ R2 इस तरीके से दिखाई देगी। अब हमारे पास ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पर ये क्या है 1 है, ऊपर वाले सॉरी ये क्या है यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है ना। x1 में ऊपर वाले को, x1 के ऊपर वाले को मेरे को क्या बनाना है 0, तो देखो यहाँ पर इसके ऊपर वाला क्या है ये, इसको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या है -1/4, क्योंकि मैं यहाँ पर जब 1/4 को मल्टीप्लाई करके -1/4 को ऐड कर दूंगा 1 के साथ, इसके साथ 1/4 के साथ, तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए तो R2 में लगा दिया ऑपरेशन। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो पहले मेरे को R2 में क्या -1/4 मल्टीप्लाई करना है। जब मैं यहाँ पर -1/4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास कैसे दिखेगा 240/7 दिखेगा, क्योंकि मैंने 240/4/7 से मल्टीप्लाई करके तो 960 बना था। जब 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 240/7 बचेगा। तो -240/7 माइनस का है ना, इसलिए, और उसको मैं किससे ऐड करूंगा इस 60 से। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है 60 है ना, तो ये 60 आपका यहाँ होगा, इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो 60 ये आ जाएगा 420 -240 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपके, ठीक है। तो इसको क्लियर कर दिया मैंने, तो ये आपका 0 आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, और आपके पास यहाँ ये आ जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 आ गया बाई 7, तो ये आपका आ गया 180/7। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 180/7 आ जाएगी। अब उसके आगे हम देखते हैं कि अगली वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ये आपके 180/7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए x1 में, x1 की वैल्यू देखिए, जब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कहाँ गया इसमें, ठीक है, और 1/4 से -1/4 से करेंगे, और यहाँ क्या +1/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अगली वैल्यू क्या -1/4 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और -1/4 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो यहाँ आपका 1 ही आ जाएगा, ठीक है, जो 1 था यहाँ पर, ठीक है, पहले का पहले जैसे ही। अब क्या है -1/4 है, तो यहाँ -1/4 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए रफ वर्क में आप ये लिख लीजिएगा जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका है 17/7 है, इंटू क्या करना है आपको -1/4, तो -1/4 से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 17/7 इंटू 4 में लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस का, ये आपको, क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा क्यों किया ऐसा। फिर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू देखिए x3 की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है आपका 7 इंटू 4 ही आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 7, तो 7 3 21 हो गया, माइनस ये तो सेम ही है, तो यहाँ 17 आ जाएगा। इसमें आपको माइनस किया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 4/7 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके बाद वैल्यू क्या बची 1/7। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1/7, शायद आपको समझ आ गया होगा, 1/7 आ गया। अब अगली वैल्यू देखते हैं, अगली वैल्यू क्या है आपके पास अगली वैल्यू है -1/7 है, क्या है -1/7। इसी तरीके से फिर इसे भी करना है आपको, ठीक है, -1/7 था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1/4 से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, 1/7 इंटू 1/4 माइनस प्लस हो गया। फिर अगली वैल्यू क्या है आपके पास ऊपर वाली देखिए S1 में क्या 1/4 है, तो 1/4 के साथ इसे क्या कर देंगे प्लस, तो 7 इंटू 4 यहाँ क्या आ जाएगा 7, और यहाँ क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा 8, 7 इंटू 4 4 1 जा 4 2 जा, तो यह क्या आ गया 2/7 आ गया। तो यहाँ क्या आएगी आपकी वैल्यू 2/7। अगली वैल्यू देखते हैं, ठीक है, इसी तरीके से अगली वैल्यू देखिए, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाकर उसका मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए जिससे कि इजी फॉर्म में वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से -1/4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/7 रह जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई, ऊपर देखिए आपके पास क्या है 0, ऊपर 0 है, तो 0 के साथ आप इसको ऐड करेंगे तो -1/7 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा -1/7 ही लिखूंगा, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ZJ देखना होता है, ZJ देखते हैं। तो ZJ में हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई, देखो सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ZJ,
तो ZJ देखते हैं। तो ZJ हम क्या करते हैं, अच्छा ZJ देखेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई नीचे वाला तो 0 ही है। फिर यहाँ क्या आएगा 4/7, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो 17 2 से 34/7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38/7। तो नीचे मैं क्या लिखूंगा ऐड करके 38/7 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा 8 हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 2 8 और यहाँ क्या हो जाएगा -2/7 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 8 में से 2 गया तो 6/7, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 6/7 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -4/7 और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 8/7। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/7। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4/7। यह आपका ZJ आ गया। अब ZJ माइनस CJ देखते हैं, ZJ माइनस CJ, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले से माइनस कीजिए, देखो 0 आ गया। ऊपर वाले से माइनस किया तो क्या आ गया 0, ऊपर वाले से माइनस किया तो आपके पास क्या था 38/7 -3। तो ये आपका 7 यहाँ आ जाएगा 38, इसको कर देंगे 21, माइनस कीजिए तो आपके पास 8 में से बन गया 7 आ गया और 3 में से 2 गया 17/7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17/7। ऊपर वाले से माइनस कीजिएगा तो 6/7 ही आएगा और 4/7 ही आएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है, तो हमारा यहाँ पर इसका सोल्यूशन तो निकल आया, ठीक है ना। इस इनिशियल टेबल का तो क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था मैं वो लिख देता हूं आपके लिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, आपको पता है मिनिमम ऑफ Z यही दे रखा था। क्वेश्चन आपको नहीं मालूम पड़ा तो प्लीज आप पीछे वीडियोस को पीछे करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको मिनिमम ऑफ Z की जो वैल्यू थी वो यही दिखेगी, ठीक है ना। तो हम मैं क्या करूंगा यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू आ गई है और x3 की वैल्यू आपकी, इसका मतलब यहाँ पर 0 होगी। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको दिख रहा है 960/7 है और x2 की वैल्यू आपको दिख रही है क्या है यहाँ पर 180/7 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज को पुट करना मिनिमम ऑफ Z में, तो 2x1 960/7 इंटू -3 इंटू 180/7 करेंगे और x3 तो 0 है तो यहाँ 0, इनको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यूज 2640 आ जाएगी, वो भी क्या आएगी नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये आपका मिनिमम ऑफ Z आ गया। अब आप ये सोचिएगा कि हमने कॉस्ट वेक्टर को अभी तक कन्वर्ट तो किया नहीं, क्योंकि कॉस्ट वेक्टर हमारा क्या था, हमने क्वेश्चन में देखा था कि कॉस्ट वेक्टर हमारा था, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हमने अभी तक इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करी है। यहां तक तो हमारे को सेम चलना था जैसे हम चल रहे थे, अब इसके अंदर चेंज आएगा। तो प्लीज अब आगे आप ध्यान से देखिएगा। यहां तक तो सिंपलेक्स मेथड से मैंने इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन यहां तक गेन कर लिया है। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। अब आपको क्या करना है अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिखा दिया। हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट थी वो क्या थी, इफ द कॉस्ट वेक्टर इज C, जो क्या था -2 -4 -3, जो कि आपने मिनिमम ऑफ Z के कोफिशिएंट में देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी लिख के भी दिखाया था -2 -4 -3, ठीक है, ये थी। अब हम उसे चेंज करके किसमें कन्वर्ट करना है, हमें उसे -1 -4 -4 में कन्वर्ट करना है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है उस कॉस्ट फैक्टर का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले का हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लिया, उसकी वैल्यू निकाल लिया। आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा। अब इसमें चेंज क्या आएगा वो देखते हैं। तो आपको पता है कि जब मिनिमम ऑफ Z में हमारे को दे रखी थी वैल्यू, और C जो हमारे पास C कैप दे रखा है वो भी हमारे किस में है, मिनिमम ऑफ Z में ही होगा, क्योंकि जब ये मिनिमम ऑफ Z के कोफिशिएंट थे तो ये भी क्या होंगे, मिनिमम ऑफ Z के कोफिशिएंट थे। तो हम CJ, क्योंकि आपको पता है ये कॉस्ट फैक्टर क्या है, CJ ही तो है, ठीक है ना, ये CJ ही तो है, क्योंकि CJ में हमने ये लिखा था। तो CJ में हम हमेशा क्या लिखते हैं, मैक्सिमम वाली वैल्यू लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैक्सिमम में लिखूंगा। तो CJ क्या है हमारा, मैक्सिमम में, ठीक है। तो यहाँ पर -1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0। ये आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस में था तो ये माइनस में है, ठीक है। क्यों माइनस में था, अब मैंने इसको प्लस में हमेशा नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। ये माइनस में प्लस में लिखने का कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि जो हमारी वैल्यू है वो किस में दे रखी है, मिनिमम ऑफ Z में। और हमेशा हम जब भी सिंपलेक्स मेथड लगाते हैं तो हम उसे मैक्सिमम ऑफ Z में कन्वर्ट करके
फिर लगाते हैं, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो मैक्सिमम ऑफ जेड में कन्वर्ट किया था, तो मैक्सिमम ऑफ जेड में मैंने पहले ही इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया, माइनस से ही तो मल्टीप्लाई किया, वही हमारा सीजे बन जाता है, तो सीजे में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई किया है, वही वैल्यूज आ गई सीजे में, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपका चेंज कहाँ आएगा वो देखते हैं। देखिए आपके पास x2 था x1 था, तो मैं यहाँ x2 का x2 ही लिखूंगा और x1 का x1 ही लिखूंगा। अब यहाँ देखिए, यहां पर जब सीबी में चेंज आएगा, क्यों, देखो सीबी में यहाँ पर x2 की वैल्यू 4 थी, यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 ही लिखूंगा। x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1, परंतु इसमें क्या था, x1 की वैल्यू क्या थी 2, यहाँ पर वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर 1 रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 1। और बाकी जो सोल्यूशन आपने निकाला है सेम एज इट इज उतारना है इसमें, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 180/7 था, तो 180/7 देखिए, अब मैं वही वैल्यू उतार रहा हूँ, कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो आप सोचिए, जो आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपका प्रॉब्लम को बाय कमेंट, या आपको पिछले क्वेश्चन में जो चीज नहीं मालूम पड़ेगी तो मैं अगली वीडियो में उस चीज को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये आपके आ गई 17/7 आ गई। अगली वैल्यू क्या है 2/7 है, और यहाँ क्या है -1/7 है, फिर क्या है -1/7 आ गया था, और यहाँ क्या आ गया था 4/7, ठीक है। अब आपका चेंज किस में आएगा, जेड में चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम सीबी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर तो सीबी कुछ और था, यहाँ पर सीबी कुछ और है। अब आपको समझ आ रहा होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो प्लस 17/7, तो ये क्या हो जाएगा 21/7, और ये क्या बन जाएगा 3 ओनली, तो यहाँ ओनली क्या लिखूंगा 3, ठीक है। ये क्या है आपका 3 है, ठीक है, 3 आ गया, ठीक। अब अगली वैल्यू देखते हैं। तो ये आपका 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ आ गया 8/7 आ जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इससे करेंगे तो -1/7, तो क्या होगा ये 7/7 माइनस का, तो क्या हो गया माइनस का 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/7, और इससे करेंगे तो 4/7, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -4/7 और यहाँ क्या 4/7, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। अब क्या आएगा ZJ माइनस CJ, आपको पता ही है। तो 1 से 1 को माइनस किया 0, 4 से 4 को माइनस किया 0, 3 से 4 को माइनस किया तो क्या आएगा -1, इसको इससे करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब आगे हम अगले इनिशियल टेबल पे चलते हैं। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर तो ये आ गई 2 नेगेटिव वैल्यू। अब आप ये सोचिए कि इनकमिंग एलिमेंट कैसे लें हम इसमें, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन पड़ती है तो इनकमिंग एलिमेंट कैसे लिया करते हैं वो आपको पता है, कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास -1 था, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, 8/7 -1/7, आपको पता है कि +7/7 आएगा, वो क्या आएगा +1। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू आएगी ना, ये वाली प्लस में आएगी, ठीक है। यहाँ प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं यहाँ पर ये वैल्यू डालूंगा तो यहाँ +1 आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर सॉल्व किया था ना, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/7, जब इससे सॉल्व करेंगे तो 7/7 प्लस का, तो इज इक्वल टू आ गया 1, तो यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 1। तो ये भी क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि 1 को 0 से माइनस किया तो 1 ही आ जाएगा, 0 का 0 ही आ गया। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है, भले ही आप रफ कॉपी में इसको साइड बाय साइड करते जाइएगा, क्योंकि बहुत मिस्टेक होने के चांसेस है। आपकी एक भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो आपका सिंपलेक्स टेबल कहीं तक आंसर नहीं आएगा आपका, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मेरा अटक गया था, तो आपका ये देखिए यहाँ पर ये वाली आपकी वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, बाकी सारी क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपका ZJ माइनस CJ। अब हम अगली इनिशियल टेबल बनाएंगे जिससे कि हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकें। तो आगे हम देखते हैं इनिशियल टेबल हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या देख लिया है, इनकमिंग एलिमेंट देख लिया है। अब हम आउटगोइंग एलिमेंट देखते हैं। तो आउटगोइंग एलिमेंट देखने के लिए आपको पता ही है कि आपकी ये है, इसको इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा 180 आ जाएगा, क्योंकि 180/7, और यहाँ पर क्या है 1/7, तो 7 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 180 ओनली। और यहाँ करोगे आपके पास, तो यहाँ क्या आपके पास है 960/7 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है 7/17 है।
तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ गया 960/17, ठीक है। तो आपको इन दोनों से डिवाइड करके देखिएगा तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, 960 वाली होगी, क्योंकि जब 17 से डिवाइड करेंगे तो आपकी कम वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, मिनिमम ही लेना होता है ना, इसलिए आपके पास ये आपकी क्या होगी, आउटगोइंग हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो ये वैल्यू है इनकमिंग की, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इनकमिंग कॉलम हमारे पास कौन सी है, इनकमिंग कॉलम आपकी है x3 और आउटगोइंग है आपके पास, रो कौन सी है आपके पास आउटगोइंग, वो आपके पास x1 है, यहाँ आप देख सकते हैं x1 की रो है, वो आपके आउटगोइंग है। और की एलिमेंट आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये देखिए ये वाला है, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो यहाँ आपका 17/7, तो ये आपका क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। अब आपको इसको क्या बनाना है, 1, तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन लगाऊंगा R1 में, 7/17 से R1 में ऑपरेशन लगाया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा अगली इनिशियल टेबल में क्या फर्क आता है उससे। तो इनिशियल टेबल हमने पहले से ही बना रखा है, तो सीजे की वैल्यू क्या है 14400, जो यहाँ पर हमें क्या करना है, x1 की जगह पे x3 लगाना है, ठीक है। तो x1 की जगह पे x3 लगा देंगे हम, बाकी की वैल्यू वो ही रहेगी। तो यहाँ x2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा, ठीक है। और वही वैल्यू सेम है। अब यहाँ देखिए x2 की जगह पे ऊपर क्या है, 4 है, तो 4 लिख लिया। x3 की जगह पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब xb में हमें चेंज किस में लाना है, इस वाले में, क्योंकि हमने किस में चेंज किया, x3 में, ठीक है ना। x1 को किस में चेंज किया, x3 में, तो यहाँ पर चेंज आएगा हमारे पास, यहाँ क्या है, 960/7 है। 960/7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, चेंज किससे लाना है, 7/17 से, क्योंकि R1 में ऑपरेशन लगाया हमने। तो 7/17 से जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 960/17, तो मैंने यहाँ लिख दिया 960/17 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली वैल्यू को हमने इससे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 7/17 से, तो ये हो जाएगा 7/17 हो गया, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 था तो ये 0 का 0 रहेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, 7/17 है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको -1/7 से, तो 7 से 7 कट गया तो क्या आएगा, -1/17, तो यहाँ क्या लिखूंगा, -1/17, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है आपके पास, अगली वैल्यू है, हमने किस में लिखा है, S1 में, S2 की वैल्यू क्या है, 4/7 है, ठीक है। तो 4/7 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7/17 से, तो 7 से 7 कट गया तो क्या आएगा, 4/17, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4/17, ठीक है, 4/17। तो ये आपको पता लग गया होगा यहां तक की वैल्यू, ठीक है। अब x2 में हमें लिखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाते हैं R2 में, क्या ऑपरेशन लगाना होता है, ये 1 है, इसके ऊपर वाली वैल्यू 0 बनानी है। तो x3 में देखिए इसकी 1 है, यहाँ पर ये 1 बन गया है, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू क्या बनानी है, 0, इसका जगह पे क्या है 1/7। इसका मतलब 1 से मेरे को किससे मल्टीप्लाई करेगा, -1/7 से मल्टीप्लाई करूंगा R1 में, ठीक है। सॉरी, R2 में ही ऑपरेशन लगेगा, R1 में लगेगा, R1 में ऑपरेशन लगेगा। और R2 हमारे पास ये है, ठीक है, ये मिस्टेक है, ये R2 है, ठीक है, क्योंकि हमारा चेंज R2 में हुआ था इसलिए, ठीक है। तो R1 में ऑपरेशन लगाया बाय यूजिंग R2, ठीक है। तो अब देखते हैं R1 हमारी कौन सी है, जो कि ये वाली होगी, और R2 आपकी होगी इस इनिशियल टेबल की, ठीक है। तो देखते हैं, सॉरी, R2 कौन सी होगी, इस इनिशियल टेबल की होगी, ना कि इसकी, R1 इसकी होगी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले 960/17 है, 960/17, ठीक है। इसको -1/7 से मल्टीप्लाई करना है, कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ये ऐसा दिखेगा आपका पास, ठीक है। अब याद रखिएगा इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, सॉल्व नहीं होगा फिर आपसे। तो ये लिख लिया। अब उसके बाद अगली वैल्यू देखिए, R1 से सॉल्व करना है, तो R1 क्या है, 180/7 है, तो यहाँ मैं लिख लूंगा 180/7। एन का एलसीएम क्या आएगा, 7 × 7, 17 × 7, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, 180
इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 17 सॉरी 180 इंटू 17 हो जाएगा। देखिए ये बड़ा नंबर बन गया ना माइनस, इसको करेंगे तो आपका 960 का 960 आ जाएगा। आप 180 18 को 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 7 से 56 हो गया, 7 1 से 7 तो 8 120 हो जाएगा, 12 हो जाएगा सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका 7 4 7 5 कैरी थी तो ऐड करने में ये आ गया, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 ये 10 हो गया, ये आ गया 306 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका 180 था तो मैं 0 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 3060 माइनस 960 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 960 से माइनस करूँ तो क्या आएगा, 0 का 0 आ गया, इसमें 6 में से 6 गया तो 0 आ जाएगा। ये 90 में से 6 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, है ना, 2100 आ जाएगा। तो 2100 को आप 17 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसका मतलब 300 बाई 17। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 300 बाई 17। देखिए अब ये इजीली सॉल्व हो गया, नहीं आप मल्टीप्लाई कर लेते तो ये कुछ बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, आपको टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही खुला छोड़ देता हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगली वैल्यू क्या है, 7 बाई 17। तो 7 बाई 17 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 बाई 7 से, तो आगे मैं माइनस लिख देता हूँ। और अगली वैल्यू क्या है आपके पास, इसके ऊपर क्या है, 0, ऊपर क्या है 0 है, तो ऊपर 0 है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इससे आप 1 बाई 7 को मल्टीप्लाई कर दिया है आपने, कर दो तो आपके पास 7 से 7 कट जाएगा, तो यह होगा आ जाएगा -1 बाई 17 आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, -1 बाई 17 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगली वैल्यू देखिए, यहाँ पर आपके पास 0 है, तो 0 से तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगी, उसके ऊपर वैल्यू जो थी वो की वही रहेगी, तो यहाँ 1 का 1 ही आ जाएगा। अगली वैल्यू देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना x3 में, तो x3 की वैल्यू ऊपर वाली है -1, ऊपर 1 बाई 7 है, -1 बाई 7 से हमने माइनस कर दिया तो ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि -1 बाई 7 से यहाँ 1 बाई 7 ऐड करेंगे तो 0। अगली वैल्यू क्या है, -1 बाई 7। ठीक है, तो अगली वैल्यू क्या है, -1 बाई 7 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे -1 बाई 7 से तो ये हो जाएगा +1 बाई 7 हो जाएगा। ठीक है ना, कर दिया। अब उसके साथ ऊपर वैल्यू उसकी क्या है, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपके पास -1 बाई 17 है। ठीक है, -1 बाई 17 है और -1 बाई 7 से मल्टीप्लाई किया तो +1 बाई 17 टू 1 बाई 7 बन गया। ठीक है, अब उसकी ऊपर वाली वैल्यू देखिए क्या है, 2 बाई 7 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बाई 7 आ जाएगा। 17 इंटू 7, इसको इससे डिवाइड किया तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 17 टू 34 आ गया, +1 आ गया, तो ये आ गया 35 बाई 17 इंटू 7, 7 + 7 5। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 बाई 17, तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, अब अगली वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 4 बाई 17 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको -1 बाई 7। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू क्या है, -1 बाई 7 है, तो यहाँ -1 बाई 7, इनका एलसीएम 7 बाई 17 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास -17, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -17 बच जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर -4 है, तो ये हो जाएगा -21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7, 7 1 जा 7 3 जा, तो यह हो जाएगा -3 बाई 17। तो ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ क्या आ जाएगा, -3 बाई 17। कुछ भी चीज ना मालूम पड़ रही हो, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नहीं मालूम पड़ रहा होगा तो ये -1 बाई 17 थी, ये इन दोनों का एलसीएम तो आपको पता है यही आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -17 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ आपके आगे -4 आ गए, इन दोनों को माइनस ऐड हो जाएगा तो -21 काट देंगे तो -3 बाई 17, तो वो मैंने लिख लिया। अब आगे हमें लिखना होता है ZJ 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बाई 17 है, क्योंकि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बाई 17 आ जाएगा। ठीक है, -4 बाई 17 आ गया। ठीक, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 4 जा 28 हो गया, तो 28 बाई 17 आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो 24 बाई 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 24 बाई 17। अगली वैल्यू इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ गया। अगली वैल्यू ये 4 आ जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
इससे करेंगे तो 4 5 जा 20/17 हो गया, ठीक है। और इसको करेंगे तो -4/17 हो जाएगा, तो ये आ गया 16/17, तो ये मैं यहाँ क्या लिख लूंगा 16/17, ठीक है। अगली वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -12/17, क्योंकि 3 4 जा -12 हो गया, ठीक है। और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16/17 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 4/17, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/17, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में था ना, इसलिए 16 में से 12 आ गया तो 4 बचेंगे, 4/7 17 आ गया। अब क्या आएगा ZJ माइनस CJ, ZJ माइनस CJ आ गया। इसको इससे माइनस करो तो 24 में से 24/7 माइनस करो, तो इसमें मैं क्या माइनस करना चाहता हूँ 1, ठीक है। 1 ही तो है ना ऊपर वैल्यू आपकी, तो माइनस कर दो, क्योंकि CJ माइनस करना है। तो 24 माइनस 17/17, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7/17 आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/17, फिर ऊपर माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 4 में से 4 गया, फिर 4 में से 4 गया 0, फिर इसमें से उसको करेंगे तो 16/17 आ गया, देखो आपके पास है ना, 0 से माइनस करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 4/17 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ZJ की वैल्यू सारी क्या है पॉजिटिव है, तो हमारा जो सिंप्लेक्स मेथड यहीं रुक जाएगा और हमारे पास यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन हम लिख देते हैं फिर यहाँ पर। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर x2 की वैल्यू देख लीजिए, x2 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 300/17 है, x3 की वैल्यू आपके पास 960/17 है, ठीक है। ये आपकी x2 और x3 की वैल्यू आई है, ठीक है। और आपका यहाँ पर z मिनिमम भी लिखना पड़ेगा आपको। z मिनिमम की वैल्यू कैसे, जो हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट फैक्टर दे रखा था वो -1 -4 -4 दे रखा था, इसका मतलब वो -1 x1 होगा और -4 x2 होगा और -4 x3 होगा। ये हमारे पास जो कॉस्ट फैक्टर में मिनिमम में दे रखा होगा वो ये दे रखा होगा, ठीक है। तो हम उसको x1 और x2 x3 से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर तो दे नहीं रखी, इसका मतलब x1 क्या होगा 0 होगा, तो x1 को मैं 0 डाल दूंगा। 4 यहाँ इसकी वैल्यू डाल दीजिए आप 300/17, 4 यहाँ जाएगा 960/17 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1200/17 हो जाएगा और ये 0 4 2 आ जाएगा 36 38/17 आ गया। इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो आपके पास 0 4 और 8 2 10 हो गया, 3 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5/17। तो ये कुछ ये वैल्यू आएगी आपके पास, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। अब इसको कैसे किया तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखो क्या किया, जो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉस्ट फैक्टर हमें चेक कन्वर्ट करना था। तो कॉस्ट फैक्टर कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है एलपीपी में, उसको एलपीपी को सिंपली सॉल्व करके ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन आपका हो जाएगा जब निकल जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, जिसमें आपको कॉस्ट फैक्टर चेंज करना है उसकी जगह पर आपको उसकी वैल्यू फिलअप कर देनी है, जैसे कि मैंने इनिशियल टेबल नंबर 4 में किया था, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था, जो सीजे की वैल्यू चेंज कर दी थी वो आपको पता लग गया था। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास इनिशियल टेबल में वैल्यू दे रखी है वो मिनिमम में दे रखी है या मैक्सिमम में दे रखी है। मिनिमम में दे रखी है फिर तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसे मैक्सिमम में हम सीजे हमेशा फिलअप करते हैं। और हमारे पास मैक्सिमम में दे रखी थी तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मिनिमम में था, इसलिए मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के बाद मैंने सीजे में लिखा। नहीं तो हमें उसे प्लस में ही लिखना था, नहीं तो मैं उसे माइनस में ही लिखता, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। मगर यहाँ पर सीजे मैंने इसलिए नेगेटिव लिखा क्योंकि पॉजिटिव लिखा क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद तो बस वही वैल्यू मैंने फिलअप कर दी। बस यहाँ पर चेंज किस में आया, सीजे में आया। यहाँ पर सीजे में चेंज आएगा, इसका मतलब सीबी में भी कन्वर्ट आएगा, चेंज आएगा। फिर उसके बाद जो उससे चेंज आएगा हमारा जेडजे में भी, जेडजे से एडजे माइनस सीजे भी में भी कन्वर्ट चेंज आ गया। फिर से हमने सॉल्व करते करते हमने फिर यहाँ पर भी सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद वैल्यूज आ गई। फिर आपको इससे पता क्या लगा, इससे ये पता लगा कि जब भी कोई चेंज आता है तो सबसे पहले हमें सीजे का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है। सारा जो क्वेश्चन सॉल्व करके जो भी हमारे को आएगा
जो क्वेश्चन दे रखा था एलपीपी में, पहले उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अंदर सीजे को पुट कर देना है जो कि गिवन क्वेश्चन में है। और क्वेश्चन में किस तरीके से, मिनिमम में क्वेश्चन है तो उसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और मैक्सिमम में है तो कोई लोड ही नहीं है, आपको पता ही है। फिर जो हमने सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू आई, ऑप्टिमल सोल्यूशन आया, जैसे हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई, बस सेम उसी तरीके से जैसे सिंपलेक्स मेथड में करते थे, जो हमारे पास जेड मिनिमम लेंगे हम। जेड मिनिमम ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था कॉस्ट फैक्टर में मिनिमम में, तो वही कॉस्ट फैक्टर जो -1 -4 -4 दे रखा था, उसी तरीके से उसके साथ मैंने उसके कोफिशिएंट को, जिसके कोफिशिएंट थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, करने के बाद उनकी वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व किया और आंसर आपके सामने है। इसी तरीके से हमें कॉस्ट फैक्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे हम अगले लेक्चर के अंदर रिक्वायरमेंट फैक्टर या आरएचएस फैक्टर के क्वेश्चनों को करेंगे कि उनमें क्या चेंज आता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर कॉस्ट फैक्टर में तो इस तरीके से था और रिक्वायरमेंट फैक्टर में चेंज आएगा तो किस तरीके से करेंगे। तो शायद आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा, मेरे लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम मैथ्स फीवर है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहें। मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद और मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।